नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक के लिए मतदान हुआ और अब आपको बता दें कि 5 बजे तक का जो प्रतिशत था वो 65.9% वोटिंग हो रही है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 65.69%। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें तमाम दिग्गजों ने अपनी भूमिका अदा की है। आपको ये बताते चले कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने में तमाम दिग्गजों ने भी भागीदारी अदा की। साथ ही आपको बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 5 बजे तक का जो प्रतिशत था 65.59% तक पहुंचा। 224 विधानसभा सीटों के लिए ये वोटिंग हुई है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लगभग आपको बता दें अपने स्वभाव पर तमाम जो मतदाता इसमें पहुंचे, इन्होंने वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो हालांकि पिछले आंकड़े के मुकाबले इस बार थोड़ा सा जरूर कम देखने को मिला। हालांकि ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है जो 65.69% देखने को मिला। और जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब ये माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता करके बताएगा कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत किस तरह रहा और कितना रहा। हालांकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जमकर अपनी भागीदारी अदा की है, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये चुनाव बेहद खास और महत्वपूर्ण कई राजनीतिक दलों के लिए ये साख का चुनाव, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सरकार भाजपा की कर्नाटक में थी। इसके साथ ही और ये 6 बज चुके हैं। आपको ये बता दें कि अब ये प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत के साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब मतदान समाप्त हो चुका है। तो 6 बजते ही मतदान समाप्त हो गया। ये बड़ी खबर। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच इस चुनाव को संपन्न कराया गया। हालांकि अब 6 बजने का जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार समाप्त हुआ, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और मतदान समाप्त हो चुका है। हालांकि जो लोग बूथ पर मौजूद रहे होंगे, जो लाइनों में लगे होंगे, उनको वोट डालने का अधिकार जरूर रहेगा। लेकिन 6 बजते ही आपको ये बता दें कि अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जाहिर तौर पर समाप्त कर दी जाती है और किसी भी मतदाता को अब अंदर पोलिंग बूथ पर जाने के लिए इजाजत नहीं होती। जो लोग पहले से लाइन में लगे होते हैं समय सीमा निर्धारित होने से पहले, वो जरूर वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अब किसी की एंट्री नहीं होगी। गेट बंद हो जाता है पोलिंग बूथ का और 6 बजते ही ये समाप्त हो चुका है मतदान। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ और ये मतदान अब समाप्त हो चुका है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने वोट डाला है। मैदान में कई दिग्गज जो हैं वो डटे हुए हैं और 23 मई को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा कि आखिरकार कर्नाटक में किसका राज तिलक होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, वहां पर भी वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। साथ ही पंजाब में भी एक सीट के लिए यहां चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां पर भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यह कि सुबह 7 बजे से लेकर ये मतदान की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो अब समाप्त हो गई। 6 बजते ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो उसे समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जो कि इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की कर्नाटक के चुनाव में। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी मौजूद हैं। रत्नेश जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी हमारे साथ हैं। संजय राणा जी, आपका बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अभी राजनीतिक मेहमानों से करूं उससे पहले थोड़ा सा समझना चाहूंगा। पीयूष पंत जी, आपसे समझना चाहूंगा ये प्रतिशत जो 5 बजे तक का हमने दिखाया कि 65.59% रहा वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इस बार ये माना जा रहा है कि मतदाताओं ने इतना उत्साह नहीं दिखाया जितना पिछले चुनाव में था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सुनील जी, ये ऐसा लग रहा था, लेकिन अगर 5 बजे तक 65.5% हुआ है तो मुझे लगता है कि जो पिछले बार लगभग 72% जो है कि मतदान हुआ था, 72 से थोड़ा सा ज्यादा, 72 पॉइंट समथिंग, तो वो आंकड़ा तो निश्चित रूप से छू जाएगा। और
क्योंकि 1 घंटे में ब्रिस्क वोटिंग होती है, लास्ट में जो लोग नहीं दे पाते हैं वो आते हैं और उसके बाद लंबी लंबी लाइनें हम देखते हैं और उसके बाद भी सिलसिला 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है। जो लोग पहुंच जाते हैं 6 बजे तक बूथ में, उनको वोट देने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा अभी इसमें जो है इजाफा होगा, 3-4% का इजाफा हो सकता है इसमें। सर मान लीजिए अगर ये लगभग पिछले चुनाव के मुकाबले ही ये आंकड़ा पहुंचता है, इस आंकड़े के आधार पर हम आकलन करें तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए, फिर तो वो स्थिति जो थी पिछले बार, अगर वही उसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं जो है हंग असेंबली का जो है वो सीन यहाँ पे नजर आ सकता है। अगर थोड़ा और देखिए, पिछले बार भी और लगातार जो है कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो हमेशा बीजेपी से ज्यादा रहा है, 1 से 1.5% ज्यादा रहा है। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स में जो है बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ती रही है जी। तो ये अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस ने ग्रास रूट लेवल और जो बूथ लेवल पे कितने वोट अपने पक्ष में करवाए हैं तो उससे सीट मिलती है। अगर कांग्रेस को, अगर मान लीजिए आपको 40%, पिछले बार उसका 38 लगभग 38% था, 38 से थोड़ा सा ज्यादा जो है उसको जो मिला था मतदान, अगर उससे ज्यादा वो 40 या 40 ज्यादा पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी और वो सत्ता के काफी निकट पहुंच सकती है। लेकिन मुझे अभी स्थिति अगर पिछले बार की तरह होगा आंकड़ा तो स्टेटस को वाली स्थिति बनती हमने देखा है। उसमें भाजपा भी कभी कभी जो है, क्योंकि भाजपा का जो है संगठन बहुत मजबूत है और ग्रास रूट लेवल तक जो है कि वो लेके आते हैं मतदाताओं को और उनका जो है कि कंसंट्रेटेड मतदाता होता है। जो भी उनके एरियाज हैं वहां पे उनके एक मुश्त वोट पड़ते हैं उनको, तो उस हिसाब से उनको सीटें ज्यादा मिल जाती हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की गई बाद में लास्ट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारा कुछ जो अपने ऊपर ले आया और अपने ऊपर ये दिखाते हुए कि मुझे गाली दी जा रही है और ये जो है कि तमाम बातें इस तरह की कहीं और हनुमान जी को ले आए बीच में, तो उससे हालांकि कर्नाटक का मतदाता देखिए बहुत पोलराइज होता नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कोस्टल एरिया जहाँ बीजेपी का प्रभाव है अगर वहाँ देखा जाए तो थोड़ा बहुत वहाँ प्रभाव पड़ता है। बाकी जो मतदाता है साउथ का और कर्नाटक का खासकर जो है वो एक सेकुलर माइंडेड मतदाता है और वो जो है कि हमने ये भी देखा येदियुरप्पा भी जो मुख्यमंत्री थे जिनके नाम पे बीजेपी वहां पे सरकार बनाती रही है वो भी लगातार जो है एक सेकुलर कहें तो हम हालांकि बीजेपी के थे वो मुख्यमंत्री रहे लेकिन वो सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलते रहे, अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग उनके साथ रहे हैं, उनके लिए भी वो काम करते रहे, उनके खिलाफ कभी उन्होंने काम नहीं किया जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है उसको पोलराइज करने की जो है उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर वही रहा मतदान और अगर मतदान उससे आगे निकल गया, 3-4% भी आगे निकल गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। ठीक, संजय राणा जी आपकी प्रतिक्रिया। और आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा सर, शहरी मतदाता का मिजाज और ग्रामीण अंचल का जो मतदाता है कर्नाटक का उसका मिजाज, क्योंकि बीजेपी ये माना जाता है कि पोलराइज करने की कोशिश की तो उससे कौन सा मतदाता प्रभावित हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का या फिर शहरी क्षेत्र का? मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा संजय राणा जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम देते हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई और 9 विधानसभा क्षेत्रों वाली इस लोकसभा सीट पर 1972 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। जालंधर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। आपको ये बता दें कि 13 मई को अब नतीजे आएंगे। यहाँ पर भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 6 बजते ही यहाँ वोटिंग को बंद कर दिया गया और जो लोग लाइन में लगे थे, क्योंकि पोलिंग बूथ का गेट, मुख्य गेट जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो वहां चाक चौबंद रहती है उसे बंद कर दिया जाता है और जो लोग लाइन में लगे रहते हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार रहता है। हालांकि कमोबेश ये 6:15 साढ़े 6 बजे तक तस्वीर स्पष्ट हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद निर्वाचन आयोग बताएगा कि कितने प्रतिशत तक मतदान रहा, क्योंकि अगर लंबी लाइनें लगी हैं पोलिंग बूथों पर तो जाहिर तौर पर ये माना जाता है कि बड़ी संख्या में शाम के समय भी मतदाता वोट डालने के लिए जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट, यहां पर भी विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है। मतदान इन दोनों सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इसके नतीजे 13 मई को ही आने वाले हैं, जहां पर स्वार से अपना दल SK शफीक हैं उम्मीदवार। तो स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो अनुराधा चौहान है। यहां एक बड़ा प्रयोग समाजवादी पार्टी ने इस बार किया है। और 96 सीट की अगर बात की जाए तो अपना दल S से रिंकी कोल यहां उम्मीदवार बनाई गई हैं और साथ ही 96 सीट पर समाजवादी पार्टी से कीर्ति कोल उम्मीदवार हैं।
इन पर भी आपको बता दें कि इन सीटों के नतीजे भी अब 13 मई को ही आएंगे, यानी कि 13 तारीख बहुत अहम। और एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट की ओर चलते हैं। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नमस्कार तो पहले देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं कर्नाटका इलेक्शन की, तो नो डाउट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस बार के चुनाव को, तो कांग्रेस को एज मिलता नजर आ रहा था। लेकिन जो आपने पिछले 10 दिन में जो समीकरण बदले हैं, राजनीतिक समीकरण, जो धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री ने की है 20 तारीख के बाद, उससे थोड़ी सी जो लहर थी जो कहीं ना कहीं बह रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो थोड़ी सी लगती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं ना कहीं ढकने के लिए ढक दी है, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल हो चुकी है। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो 2008 में जो सबसे हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस था, तो उसमें तकरीबन 33% वोट मिले थे। पिछले बार के अगर हम देखें, मैं 13 की बात नहीं करूंगा, तकरीबन उनको 19% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और 18 में जो चुनाव हुआ था तकरीबन 36.52% था। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये कांग्रेस पार्टी से वोट परसेंटेज में पिछली बार कम थे, लेकिन सीट में देखिए तो बहुत ज्यादा अंतर था। 104 थी, कहां 80 थी, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा ऐतिहासिक माना जा रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। तकरीबन 70 से 72 लोगों को सीट काटे गए, नए चेहरों को उतारा गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी, इसकी वजह से बदलाव करने की जरूरत था। बट नो डाउट अगर आप चुनाव के समीकरण को देखेंगे, स्टार्ट जहां से हुआ था, स्टार्ट देखिए हुआ था कि डेवलपमेंट पे, बेरोजगारी पे, दूसरे और मुद्दे थे। लेकिन आते आते जब खत्म होने लगा, पिछले 10 दिन बचा, तो उसमें धार्मिक मुद्दे कहीं ना कहीं से आ गए, और धार्मिक मुद्दों को बुलाने में भारतीय जनता पार्टी का तो हमें नहीं लगता कोई जोड़ है। नो डाउट वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में बहुत आगे हैं। वो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आज अगर चुनाव हो रहे हैं उसकी आपकी बात सुनकर सर देवेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल देखिए, जो सत्य है, मैं सत्य बोलने में कोई गुरेज नहीं करता हूं कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी के समय हिंदुस्तान में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। वो आज की जो प्लानिंग होती, 5 साल बाद की प्लानिंग आज कर लेते हैं, और वो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं विपक्षियों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को अभी से लग रहा है कि 110 के आस, अगर 10 के आसपास अगर सीट आती है, तो भी इनको कहीं ना कहीं से जेडीएस से समर्थन लेना पड़ेगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले, या कह लीजिए कुछ महीने पहले, देवगौड़ा साहब का जो मुलाकात हुई थी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनको हाथ पकड़ के सम्मान दिया था, लेके आए थे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दूरदर्शिता नेताओं में होना बहुत जरूरी होती है। वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो अगर मान लीजिए 10-12 सीटें कम हो जाती हैं, तो वो कहां से आएंगी? या तो हंग असेंबली होगी, या जेडीएस किंग मेकर हो सकता है, या जेडीएस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दे। बट लेकिन मेरे हिसाब से लगता है भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के कर्नाटका में उभरेगी, क्योंकि जो समीकरण मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि आपने देवेंद्र प्रमुख जी की तरफ इशारा किया कि वो बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं। मैं पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया लूंगा। रत्नेश मिश्रा जी, जो समीकरण संजय राणा जी ने बताया, उससे तो ये माना जा रहा है कि देवेंद्र प्रमुख जी की बल्ले बल्ले है। देखिए सुनील जी, जैसा कि संजय राणा जी कह रहे थे कि जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी कैंपेन की, तो वहाँ पर विकास मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई। लेकिन चुनाव के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री जी रोने लगे। प्रधानमंत्री जी को गालियां कितनी दी गई, इसकी लिस्ट बनाने लगे वो। प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली जी की भी एंट्री करवा दी। अब वो तमाम सारे जो धार्मिक मुद्दे जिस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आ रही है, भैया ये मौका किसने दिया था? अरे सुनिए तो मेरी बात तो कंप्लीट हो जाती जी। उन मुद्दों को उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात जो आप प्रश्न पूछते कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात किसने की, तो इस देश में जो भी संगठन हिंसक गतिविधियों में प्रतिभाग करेगा उसके ऊपर क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाया जाएगा। और मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि ये बजरंग दल वाले कब से बजरंगबली के स्वयं ठेकेदार हो गए भाई। जी भैया, मैं तो अयोध्या में किसी बजरंग दल वाले को नहीं देखता कि जिसको हनुमानगढ़ी पे एंट्री मिलती हो। मैं तो किसी बजरंग दल वाले को नहीं देखता कि वो कोरोना काल में किसके लिए काम कर रहा था। मैं तो किसी बजरंग दल वाले को नहीं देखता कि किसी के घर अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसके घर नजर आता है। ये कौन से ठेकेदार है भैया बजरंगबली के? और मैं तो कहता हूं कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये हमारे आराध्य देव प्रभु श्री हनुमान की छवि को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो राम की छवि तक खेलते रहे और अब बजरंगबली की भी छवि से खेल रहे हैं।
और प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी विकास पे, बात करनी चाहिए थी बेरोजगारी पे। अरे आप प्रधानमंत्री सोचिए, जो व्यक्ति पिछले 10 साल से लगभग 8 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है, वो जाके रो रहा है। मतलब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसको विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करती है, वो गालियों से हाथ धोकर रो रहा है और प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। ये कौन सा भैया गालियों का डेटा बनाने के लिए है? ठीक, आप मैंने वही सवाल तो आपसे पूछ लिया था रत्नेश जी कि ये मौका आप आखिर दिया किसने था प्रधानमंत्री जी को? आप ही ने तो दिया। आप जहरीला सांप बोलोगे, आप उसके अलावा बजरंग बली और ये सब कर दोगे। स्काइप पे पैच कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास वाईफाई तो है लेकिन सिग्नल की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी, मुझे 2 सेकंड 20 सेकंड का टाइम आप मैं अभी अब दूंगा आपको टाइम, पूरा टाइम मिलेगा आपको। देवेंद्र प्रमुख जी की प्रतिक्रिया आ जाए, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। जी देवेंद्र जी। सुनील जी, आज जो है लोकतंत्र का पर्व का बहुत बड़ा दिन है और इस दिन की बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने अपना मत दिया है उसको बधाई, पूरे चैनल पैनलिस्ट को बधाई, सबको नमस्कार प्रणाम जी। ये लोकतंत्र में अच्छी बात है कि जिस तरह से निकल कर ये बात आई है और हमारे साथी आज इस चीज को बता रहे हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का, जो विश्लेषक के तौर पर अपना जिन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष निकाल कर ये सर्वेक्षण किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां किस तरह से स्वयं को खड़ा किया। यही तो असली कलाकारी होती है, यही तो असली जो है हिम्मत और दिमाग का काम होता है कि आदमी पलटी हारी हुई बाजी को पलट दे, वो भी जीत में। इसी का नाम, इसी कला का नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे लेकिन इसे विडंबना भी नहीं कहा जाएगा देवेंद्र भैया, इसे विडंबना नहीं कहा जाएगा कि 5 साल अगर सत्ता में रह के आप विकास नहीं कर पाए और फिर कहें कि हम हार रहे थे, बाजी पलटने वाले हमारे बाजीगर पहुंच गए, तो इसे तो विडंबना ही कहा जाएगा। सुनील भाई वो उसी बात पर आऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन आएगा बीच में आपका, इसका स्वागत करता हूँ जी। देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कही है जो प्रधानमंत्री जी की कला की बात थी कि उनका ये नेचर है। और हमने 2014 के बाद जो भी चुनाव, चाहे 17 यूपी रहा हो, 19 लोकसभा रहा हो और अब 2022 फिर यूपी रहा हो, उसमें आप करके जो है अपने आप को स्तंभ किया, खड़ा किया है और तथ्य के साथ आई। हमें जनता ने जो है खाली माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात कहते हैं ना, हमने घुमा दिया, वो उनकी क्षमता है कि वो मेहनत इतनी करते हैं, पसीना आता है उनको मेहनत करते हुए, लोग देखते हैं उनको। लेकिन ये जमीन पर काम होता है तब स्वीकार। देखिए 2014 से पहले जो मैनिफेस्टो आते थे, जो घोषणाएं आती थी, वो उस पर एक उठाकर कागज में डब्बे में डाल दिया जाता था। अब 370, 35 से राम मंदिर, जितनी चीज अब आई हैं, या बुलडोजर भी जो आया, बड़ा विषय रहा उत्तर प्रदेश में, चला था बुलडोजर, और उसका महत्व लोगों को समझाया तो लोगों को पता है कि जो ये लोग बोलते हैं। अच्छा, मेहनत कुछ वसूल हुई भैया देवेंद्र प्रमुख जी? जो मेहनत आपने, जो कसरत की, चाहे बजरंग बली को लेकर की या कैसे भी, कुछ लगा है उम्मीद इस बार? बजरंग बली और अली की जो बात है, ये सब ये लोग शुरुआत यही करते हैं विपक्ष के लोग। हमारा काम तो उसको ताना बाना में सेट करके उसे दिशा देना है। भैया उन्होंने फुलटॉस डाली, आपने सीधा छक्का जड़ दिया। हम उसे सही दिशा देते हैं, हम उसे ठीक करते हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान 2014 के बाद इस देश में बंद हो गया। प्रदेश में 300 प्लस दंगे होते थे छोटी मोटी पहली सरकारों में, जहां 2007 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, छोटे छोटे आंसर, ये राज्य का मिजाज तो रोटी पलटने वाला है ना, ये भी तो बड़ी चिंता है देवेंद्र भैया। नहीं, रोटी राज का जो मिजाज आपने देखा है, ये जो कर्नाटका का चुनाव था, ये बड़ा अहम चुनाव था, ये एक मैसेज जाना पूरे देश। आप कर्नाटका के चुनाव में जो जमीन पर देखा सुनील जी, आपने वहां जाकर जिस तरह से कैंपेन देखा हमारी पार्टियों का, देखिए हम यही कहते हैं, अभी निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में, ये लोग ट्वीट से चुनाव लड़ रहे थे, घर में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा नेता सांसद से लेकर विधायक जो है वो जाकर क्षेत्र में जाता है बूथ वाइज। ठीक है, मैं आऊंगा देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी बात आ गई। मैं एक टिप्पणी पीयूष पंत जी से लूंगा। पीयूष पंत जी, कई बार ये देखने को मिलता है कि जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है चुनावी जनसभा में, वो परिणामों में नहीं बदल पाती। कभी कभी फिर आकलन होता है, सर खुजाया जाता है कि क्या हुआ ऐसा, वहां तो बड़े फूल बरसाए गए थे, फिर ये वोट में क्यों नहीं तब्दील हुआ, ये भी हो जाता है कभी कभी। निश्चित रूप से सुनील जी, देखिए क्योंकि भीड़ कई तरीके से आती है। एक स्वतः आती है भीड़, एक लाई जाती है भीड़, एक पैसा दे के लाया जाता है। वो हर पार्टी के लिए कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, उनको पता ही नहीं कौन कैंडिडेट है, कौन क्या है, उसने पैसा किया, वो पहुंच जाते हैं। वही आपको
कांग्रेस की भी पार्टी मिल जाएंगे सभा में, वही आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, वही आपको जेडीएस में भी मिल जाएंगे। तो भीड़ का कोई आकलन नहीं, भीड़ की वजह से एक अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन आज के जमाने में जो है कि उसका पहले तो फिर भी आप जो है कि जो सही समर्थक होता था, वाकई समर्थक होता था, जनता होती थी, वो आती थी साथ में। आजकल तो मैनेजमेंट है पूरा। अब नेता का भरोसा नहीं, सुबह सूर्य उगा तो कहाँ थे और शाम को अस्त अस्त होते होते कहाँ चले गए, भीड़ का क्या करेंगे। चुनाव जीते किसी के टिकट पे और चले गए किसी और की पार्टी में। तो ये जो इसे नहीं बताएंगे राजनीतिक दल, गड़बड़ियां जो पैदा हो गई हैं, उसके चलते जो है अभी इससे कोई अंदाज अब नहीं लगता है कि अगर भीड़ कोई मायने नहीं रखती कि आप आए या हैं, तो जरूरी है कि आप जीते या नहीं जीते। इस हिसाब से तो अमित शाह का बड़ा वीडियो आप देखिए, चला और जो चल गया बाद में उसको रोका गया। सिर्फ बाइक थी वहाँ पे, सिर्फ मोटरसाइकिल थी, कोई लोग नहीं थे वहाँ पे, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोदी जी की कई सभाएं थी जिसमें काफी खाली के लोग थे, उतनी भीड़ नहीं थी अगल बगल जितनी होनी चाहिए थी। तो ये कोई आकलन नहीं है किस तरह से जो जनता है। और देखिए जो कोर वोटर होता है हर पार्टी का, जो आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, वो किसी को वोट देता है। जो 15%, 10% जो है कि वो जो पेरिफेरी में बैठा होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन पार्टी जीतेगी। और दूसरी बात जो ये कही जा रही है मोदी जी की, ये बात सही है कि मोदी जी जो है कि वो पलट देते हैं बाजी, और या ये है या वो वोट मांगते हैं। खुद अमित शाह जी ने कहा था, देखिए सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, पूरे चुनाव को, पूरे विधायकों को नकार दिया। अमित शाह जी ने ये बात कही कि ये चुनाव जो है ये विधायकों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है मोदी जी के हाथों जो है कर्नाटक के भविष्य को देने का चुनाव है। बिल्कुल, और ये बात कोर्ट भी की गई है क्योंकि 24 नजदीक है और 13 बहुत दूर नहीं। तो ये बहुत परिणाम आने वाले हैं 13 तारीख को। बहुत गलत मानता हूं। संजय राणा जी, यहाँ पे देखिए चुनाव है, ये राज्य का चुनाव है, राज्य की पार्टियां लड़ती हैं और यहाँ पे राज्य के नेता होते हैं। बिल्कुल, अगर आप केंद्र के मोदी जी के पे चुनाव ले, मोदी जी जाके नहीं डिलीवर करने जा रहे हैं, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डिलीवर करना होता है। और उसमें बोमई पूरी तरह फेल हुए थे, इसलिए जनता को डिसाइड करना कि बोमई चाहिए या वो कांग्रेस का कोई नेता चाहिए उन्हें। ठीक बात। मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी दिल्ली में बैठ के जो कुछ है वो कर रहे हैं। संजय राणा जी, आपकी प्रतिक्रिया। नॉट गेटिंग ऑडियो। संजय राणा जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? संजय राणा जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। रत्नेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी तो भाई पूरा लड्डू वड्डू का ऑर्डर दे दिए सब लोग, आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं इंतजाम किया अभी? देखिए सुनील जी, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि लोग भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे। मैं तो प्रभु श्री राम की, जहाँ प्रभु श्री राम जन्मे है वहां से 600 मीटर की दूरी पे वो स्थल है जहाँ मैं जन्मा। मेरे घर में और राम जी की जन्मभूमि में केवल 600 मीटर की दूरी है। और मैं आप जब अभी बैठा हूं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे सर के ऊपर सीधा सीधा आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम की ये तस्वीर लगी हुई है। तो हम लोग तो भगवान राम, ये बीजेपी वाले इसीलिए कहते हैं भैया मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं मंदिर जाने लग गए आप लोग, तस्वीर लगाने लग गए। ना सुनील जी, कतई नहीं। 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा की गई थी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं था भारतीय राजनीति में। तब से मेरा परिवार भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान राम के मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, फिर बजरंग दल को काहे बैन करने के लिए बोलते? एक अच्छा खासा डोनेशन दिया। फिर ये बजरंग दल वाला बैन करने वाला कहाँ से ले आए भैया? इसी पे तो पूरा खेल हो गया। मैं उसको बता रहा हूँ, सुनिए तो मैं उसको बता रहा हूँ। बजरंग दल को बैन करने की आवश्यकता इसलिए है सुनील जी, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु बजरंग बली की छवि को आक्रामक बनाया जा रहा है। उनका नाम लेकर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उनका नाम लेकर सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में जो विश्वास है वसुधैव कुटुंबकम, हम तो अपने शत्रुओं को भी प्रेमपूर्वक अपना लेते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम और उनके अनन्य सेवक बजरंग बली का नाम लेकर उनको बदनाम कर रही है और हम चुप रहे। हमारे प्रभु के नाम के साथ खिलवाड़ किया जाए और हम चुप रहे। सुनील जी, ऐसे छदम राम भक्ति हमसे न दिखाई जाएगी कि जब हमारे आराध्य के साथ की छवि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो तब हम राजनीतिक लाभ के लिए बैठे रहे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आरोप तो आप पर यही लगता है ना भैया, आप अवसरवादी सेकुलर हो। सबसे ज्यादा तो आप लोग ही इस तरह की चीजें करते हो। समय जब चुनाव का आता है जनेऊ पहन लेते हो, मंदिर जाना शुरू कर देते हो, यही तो बीजेपी कहती है भैया आपसे। सुनील जी,
आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। नहीं मेरी नहीं, ये तो बीजेपी के सवाल है। आप अरे सुनिए तो महाराज, सुनिए तो महाराज जी, सुन तो 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए, आपको जवाब दे दूं। जी जी रत्नेश भैया। सनातन धर्म के दो पुरोधा भारतीय जनता पार्टी बताती है, योगी आदित्यनाथ और क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। योगी आदित्यनाथ अपने पिता के देहावसान पे उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं जाते, जो एक पुत्र के कर्तव्यों का सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। भैया फंस जाओगे इस पर, रत्नेश मिश्रा जी फंस जाओगे इस पर मामले पर। उनके कई बार बयान सुने। ठीक है, मैं संजय राणा जी से प्रतिक्रिया लूंगा। संजय राणा जी बहुत देर से उंगली दिखा रहे हैं। संजय राणा जी देखिए नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के अंतिम संस्कार इनको थोड़ा सा इनको फर्दर डाउन करें तो मैं बोलूं। देखिए ठीक है रत्नेश भैया सुन लो थोड़ा सा सुन लो। रत्नेश भैया सुन लो थोड़ा सा, संजय जी को भी। पालन करते नहीं और राम और हनुमान के सेवक बने बैठे हैं। जी देखिए सुनील जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक हमारे भाई जो रत्नेश जी उनको सुन रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आता कि ये कुल्हाड़ी पैर पे मारते हैं, पैर कुल्हाड़ी पे मारते हैं, अभी तक मैं समझ नहीं आया। तो देखिए इनको समझने की जरूरत है कि बजरंग दल की जो बात कर रहे हैं बार बार, उस किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं पीएफआई से। देखिए पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, और आतंकवादी गतिविधि और एक मान लीजिए कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती है, अराजकता थोड़ी बहुत झगड़े हो जाते हैं, इस टाइप की चीजें हो तो उसमें अंतर होता है। तो आप एक बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं कर सकते। मैं माना बजरंग दल में कई जगह पे कई लोग शहरों में ऐसे सुनने को मिला है कि कुछ झगड़े हुए, किसी को मारपीट हुई। मारपीट करना और टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। संजय जी माफ करिएगा, समय का अभाव मेरे पास। इस पर बहुत सारी बहस और चर्चा कर चुके हम। मैं ये समझना चाह रहा था, बहुत कम शब्दों में आप बताइएगा, ये जो पूरा चुनाव रहा, क्या इस पूरे 7 से 8 दिन के अंदर ये सब पूरा सिनेरियो बदल गया? ये भाजपा की ओर मुड़ा वोटर? अगर मुझसे बात करेंगे तो हम लोग पहले 1.5 महीने से मॉनिटर कर रहा हूं। जो स्टार्टिंग अप्रैल था, ऑब्वियसली जो लहर थी कांग्रेस की तरफ थी, इसमें कोई शंका नहीं है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 60-70 के अंदर समेट रही थी। मतलब जो 2013 वाला आंकड़ा था, हो सकता है उससे थोड़ा आगे जाती, लेकिन समेट रही थी। लेकिन इनके जो सेल्फ गोल हमारे कांग्रेस के मित्रों ने किया, सेल्फ गोल करने के बाद ये आंकड़ा 100 के पार चला गया। तो कहीं ना कहीं सिंधु सेंटीमेंट को ये इम्पैक्ट किया है। बिल्कुल संजय राणा जी, हालांकि उम्मीद ये है कि जब 13 तारीख को परिणाम आए तो पूर्ण बहुमत की सरकार आए, वो भाजपा की आए, कांग्रेस की आए या किसी अन्य दल की आए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आए। खिचड़ी वाला काम हमें नहीं लगता कि शायद वहां का वोटर करेगा। जिसको भी मतदान किया होगा उसको पूर्ण रूप से दिया होगा, और इसी उम्मीद के साथ इंतजार 13 तारीख का भी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।